वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक 2022, इसे लॉन्च किया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, राइट। तो इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022। क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है? पूरे दुनिया भर की जो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करें रिन्यूएबल एनर्जी में। आज की डेट में यही डिमांड है। फॉसिल फ्यूल को जो हम बर्न कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, वेरियस पोल्यूटेंट गैसेस जो है वो एमिट हो रही हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? ट्रांजिट करना है। जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है उससे हमें रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करना है। तो उसी की ही ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है दुनिया भर की। और बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग, ये लीडिंग इंटरनेशनल फोरम जो है वो बन गया है एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए, यानी कि एनर्जी सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जो है ये काम कर रहा है बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग, राइट। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? तो इसका एक आपको आइडिया लग ही गया कि एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर का शिफ्ट फॉसिल बेस्ड सिस्टम जो एनर्जी प्रोडक्शन का है और कंजम्पशन का है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला, तो आज की डेट में इसी का उपयोग कर रहे हैं हम एनर्जी को जनरेट करने के लिए, राइट। तो इससे हमें जो है वो शिफ्ट करना है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, जैसे कि विंड हो गया, सोलार हो गई, राइट, एज वेल एज लिथियम आयन बैटरीज हो गई, राइट। तो इसमें हम लोग को ट्रांजिट करना है, शिफ्ट करना है कि नहीं? तो ये चीज है। तो ये आउटलुक का क्या पर्पस है? तो आउटलुक हमें बताती है कुछ प्रायोरिटी एरियाज और कुछ एक्शंस के बारे में जानकारी देती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम 2030 तक नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लें, राइट। मतलब कि नेट जीरो एमिशन, काफी सारी कंट्रीज का टारगेट 2030 से 2050 शिफ्ट हो गया, हमारा टारगेट जो है वो 2070 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कैसे एक्शंस लिए जाएं जिससे कि 2030 तक आप ट्रांजिशन करने लगो और आप अचीव कर पाओ नेट जीरो एमिशन को मिड सेंचुरी तक, 2050 के आसपास तक। काफी सारी कंट्रीज ने तो पहले 2025 भी कहा था कि 2025 तक ये नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। मेरे ख्याल से 2024 की बात तो शायद चाइना ने भी करी थी कि चाइना 2024 तक जो है वो अचीव कर लेगा, राइट। तो ऐसी घोषणा बहुत पहले हुई थी, काफी सारी हुई थी, बट आज की डेट में 2050 का इनका टारगेट बन चुका है मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज का। और हमारा जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का, ये 2070 का है। नेट जीरो एमिशन क्या होता है? ये वाली बात आपको पता है ना कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे उतना हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बैलेंस कर पाए कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि कहीं पर एब्जॉर्ब कर लें, राइट। या फिर कुछ ऐसी जैसे पेड़ वगैरह लगाते जो कि पूरी जो कार्बन साइकिल जो है उसको बैलेंस करने का काम करे, जो एक्सेस कार्बन जो एनवायरमेंट पे रिलीज हो रहा है वो बैलेंस हो जाए। तो मतलब जितना कार्बन हम रिलीज करें उतना हम लोग एब्जॉर्ब कर लें, राइट। तो यानी कि बैलेंसिंग सिचुएशन जो है बना दे। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी एमिशन नहीं करेंगे, एमिशन तो होगा बट उसको बैलेंस कर सकें, हम रिसाइकलिंग मोड पर ला सकें, राइट। तो ये चीज है। सो इसमें ये भी हम लोग को इस रिपोर्ट के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि सभी की सभी एनर्जी जो आज की डेट में सभी कंट्री जो है एनर्जी जो जनरेट करती है, पावर जो है वो जनरेट करती है, तो उसमें वो किस चीज का उपयोग जो है वो कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, पूरी चीज पूरी डिटेल में हर एक चीज जो है वो देता है। और क्या स्तर है आज की डेट में, किन किन कंट्रीज ने मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने की अपनी कैपेसिटी किस स्तर तक जो है वो अचीव कर ली है, तो ये सब जानकारी देता है। इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड कराता है दो एरियाज में, पर्टिकुलरली डीकार्बनाइजेशन के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है, राइट। उसमें ये इलेक्ट्रिफिकेशन और बायो एनर्जी, ये दो चीजों पर फोकस करता है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डीकार्बनाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करना। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से और बायो एनर्जी के माध्यम से। तो इन दो चीजों पर डेप्थ एनालिसिस इसके अंदर हमें देखने को मिली है, राइट। इसके अंदर ये भी बताता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पाथवे है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके तहत जो है वो कहा गया था कि टेम्परेचर लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो है वो बढ़ने नहीं देना है। स्पेशली 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात हुई थी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज ना हो और हम डिग्रीज करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लेकर आ जाए। और बेस ईयर जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिला था? इंडस्ट्रियल एरा का, राइट। कि इंडस्ट्रियल एरा के समय पर हम लोग को देखने को मिला था जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हुआ है, जो पोल्यूटेंट्स गैसेस जो रिलीज हुई हैं, तो हम लोग को उस स्तर तक जो है वो पहुंचना है, राइट। उस स्तर से भी और जो है वो हम कम कर पाए या पूरे उस स्तर के कंपैरिजन में इस एनवायरमेंट को 2 डिग्री से ज्यादा जो है वो बढ़ने ना दिया जाए, राइट। टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो कह रहे हैं कि उसको अचीव करने के लिए इसने बताया कि कैसे हम इन गोल्स को जो है वो अचीव करेंगे, राइट। तो कुछ उसकी जानकारी जो है ये रिपोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब इस रिपोर्ट ने क्या क्या चीजें बताई, तो ग्लोबल एनुअल एडिशन रिन्यूएबल पावर का ट्रिपल हो जाएगा 2030 तक, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा 2030 तक,
इस चीज को रिकमेंड किया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने। मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर कंट्री जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है वो फोकस कर रही हैं, राइट। और सेम टाइम पर कोल पावर जो है वो हैव टू रिसोल्यूटली बी रिप्लेस, मतलब बताया जा रहा है कि इसको रिप्लेस करना ही है हमें किसी भी तरीके से, राइट। किसी भी तरीके से जो है वो रिप्लेस करना है कोल पावर को, फॉसिल फ्यूल को, राइट। ये इसको जो है वो हटाना है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, ऐसा बनाना है कि जिससे कि आज की डेट तक जो हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, जो भी चीज यानी कि एनर्जी जनरेट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया है फॉसिल फ्यूल के ऊपर आधारित, फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड वाला बनाना है अपग्रेड करके। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि 2030 तक ये सब चीजें अचीव करनी है। आउटलुक ने देखा कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, की ड्राइवर बताया जा रहा है एनर्जी ट्रांजिशन का। ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिफिकेशन की ड्राइवर है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से जो है वो आप एनर्जी ट्रांजिट जो है वो आसानी से कर सकते हो, राइट। जिसमें रिन्यूएबल्स का उपयोग है, हाइड्रोजन का उपयोग है, सस्टेनेबल बायोमास का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, राइट, पूरे दुनिया भर में, राइट। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बढ़ावा है ही, आप जानते ही हैं कि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ी जो है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल हर जगह जो है वो प्रमोट की जा रही है। तो ये क्या इलेक्ट्रिफिकेशन ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आप फॉसिल फ्यूल को जो है वो ट्रांजिट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी में, राइट, या फिर ऐसी एनर्जी में जहां पर एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम से कम जो है वो प्रोड्यूस हो, राइट। फिर डीकार्बनाइजेशन पर फोकस जो है वो किया जा रहा है और इसमें जो सोल्यूशन है डीकार्बनाइजेशन करने के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के जो सोल्यूशंस है, इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, राइट। और डायरेक्ट उपयोग कर सकते हो रिन्यूएबल्स का, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, विंड एनर्जी वगैरह हो गया, राइट। और फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस जो है वो हाई हो रहे हैं और वो लगातार होते भी जाएंगे, राइट। और एनर्जी सिक्योरिटी का आज की डेट में एक सबसे ज्यादा कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता है, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों से निपटना है तो हमें क्लीन एनर्जी सिस्टम की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसकी इसने जानकारी दी, क्या रिकमेंडेशन दी है, इसने बोला कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो हमें तेजी से काम करना ही पड़ेगा, बट हमारा फोकस मिड और लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में आपको कितना पढ़ना है, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक महीने के अंदर आपको कितना पढ़ना है और एक साल के अंदर जो है आपको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि आपका पूरा कोर्स सिलेबस है वो फिनिश हो जाए, कंप्लीट कर लें। तो आप अपना शॉर्ट टर्म गोल भी बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल की चलो आज मैं इतने चैप्टर्स है वो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, राइट। लॉन्ग टर्म गोल की मुझे 3 महीने या 6 महीने के अंदर इतना फलाना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और फिर एनुअल गोल, राइट, अचीवमेंट वाला गोल। तो यही चीज बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ आप कि आज की डेट में एनर्जी को शिफ्ट अगर आपको करना है तो पहली बात तो धीरे धीरे करके जो है वो शुरुआत करो, एट अ टाइम जो है वो शुरुआत करो, राइट। अब छोटे छोटे गोल्स है वो बनाओ कि किस, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मार्केट में आपको लेकर आना है। जैसे इंडिया का जो है वो टारगेट है 2040 तक का, कि 2040 तक जो है वो हमारी 2040 का टारगेट था। फिर अभी मतलब जैसे कि कुछ टारगेट हम लोग को ऐसे भी जो है वो देखने को मिले इंडिया की तरफ से, जैसे फेम 2 स्कीम के बारे में जो है वो आपने पढ़ा होगा, जिसमें 2030 का भी एक टारगेट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि हमें जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करना है, इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड कराना है। 2040 तक जो है वो हमारी कंट्री के अंदर 40 to 60% व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, राइट। तो ये वाली चीज हमने डिस्कस करी थी पहले भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टॉपिक को जब हमने कवर किया था। तो ये सब जो मेंस के आंसर के अंदर ये पूरे पॉइंट्स आपके प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होने चाहिए। जैसे फेम 2 के बारे में जो है आप मेंशन करो, फेम स्कीम के बारे में मेंशन करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन करो, आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे बनती है, राइट, जिस पर इंडिया जो है वो काम करी। ग्रीन हाइड्रोजन तो सबसे बेस्ट सोर्स है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, राइट, H2O के फॉर्म में। हमें करना क्या है कि इसके किसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है कि एक टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें आप पानी में से हाइड्रोजन को जो है वो अलग कर देते हो, ऑक्सीजन को जो है वो अलग कर देते हो, इस प्रकार से आप हाइड्रोजन को जो है वो निकाल लोगे। याद आ रहा है हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। और ये किसके थ्रू जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोड्स जो है वो डाले जाते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है करंट को पास करके, इलेक्ट्रोड्स डालकर करंट को जो है वो पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। अब जो करंट को आप पास करोगे वो भी सोलर एनर्जी से करंट बनाकर पास करो आप, तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ऐसी चीज है कि आपने ग्रीन हाइड्रोजन लिखा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता दिया, है कि नहीं। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिया तो आपने कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में जिसे मेंशन कर दिया कि हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मतलब फैक्ट्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए रेदर देन पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 50% से भी ज्यादा कॉस्ट है वो बैटरी की होती है। ये सब पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर बेसिस पर लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स तो आपको रटे होंगे फिंगर पॉइंट पर।
अभी आप बोलना शुरू करोगे तो मेरे ख्याल से आधे घंटे तक तो आप ये पॉइंट पर आप बोल सकोगे, इतना मैंने आपको जो है वो बना दिया है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके अंदर जो है वो डाल दी है, राइट। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी, तो फॉर श्योर है मेंस के आंसर में। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम की है हमारे लिए सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो आप। तो ये रिकमेंड कर रहा है कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाओ, मिड टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाओ। रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो आज की डेट में जो 14% का है उसको बढ़ाकर 2030 तक 40% पर हम लोग को लेकर जाना है। लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर और कार्बन एमिटर जो है, मोस्ट एम्बिशियस प्लान जो है वो और इन्वेस्टमेंट के इनको जो है वो 2030 तक जो है वो बनाने। तो एक तो अच्छा प्लान जो है वो बनाओ, इन्वेस्टमेंट जो है वो करो 2030 तक, राइट। और इसके अलावा कंट्री जो है उनको और भी एम्बिशियस टारगेट जो है वो सेटअप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जैसे होता है ना एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने विरोध किया तो आपने प्रेशर में आके सिर्फ टारगेट बना दिए, फिर उस टारगेट को आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं। कर क्या रही हैं, पहले इन्होंने कहा था कि नेट जीरो एमिशन जो है ये 2025 तक अचीव कर लेंगे, फिर इन्होंने 2030 का टारगेट दिया, बोल रहे 2050, राइट। फिर 2050 में आकर फिर इसको बढ़ा देंगे। तो ये ऐसी हरकत इनकी देखने को मिल रही है, राइट। तो हो गया रहा है कि लगातार टारगेट्स को बढ़ाने की जगह भाई आप एक अच्छा टारगेट सेट करो, एक प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट बना लिया कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ोगे और आपकी अभी बैठकर पढ़ने की कैपेसिटी आधे घंटे की भी नहीं, और आप सोच रहे हो कि आप 10 घंटे एक दिन में पढ़ना शुरू कर दोगे। आप कर भी लोगे, 4 दिन तक करोगे, 5वें दिन बुखार आ जाएगा, मतलब सो जाओगे, मन ही नहीं करेगा, आपका मन जो है वो पूरा भर जाएगा। तो जैसे कि हम एक बार में 10 दिन का खाना नहीं खाते हैं ना, हम धीरे धीरे करके जो है वो खाना खाते हैं। धीरे धीरे करके खाओ, धीरे धीरे करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि भागना है, हड़बड़ी नहीं करना है, राइट। पहली बुक सामने रखिए, उस बुक को फिनिश करो। एक जैसे आपका मन करता है आधे घंटे पढ़ने का, गो फॉर इट। स्टार्ट फ्रॉम 30 मिनट्स, एड 10 मिनट्स, 40 मिनट्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे एड 5 मिनट्स, 45 मिनट्स हो जाएगा। धीरे धीरे करके बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। एक बार में नहीं झोंकना है। एक बार में झोंकोगे अपने आप को 8 घंटे 10 घंटे बिठाओगे, अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर मन जो है वो भर जाएगा। उतना ही करो जितना अभी आप कर सकते हो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाओ। जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो एकदम से बॉडी तो बनती नहीं है। जो आपके जो ट्रेनर होते हैं पहले आपको थोड़ा सा वेट देते हैं, राइट, 2-2 किलो का, आधे किलो का, राइट, वेट देते हैं। उससे फिर आप करते हो काम, फिर धीरे धीरे करके वेट जो है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एकदम पहले दिन तो 10 किलो 15 किलो नहीं उठा लेते हो, धीरे धीरे करके उठाते हो। सेम यहां पर भी अप्लाई करो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो ये चीज बोल रहे हैं कि आप भी जो है वो एक ऐसा एम्बिशियस प्लान जो है वो तैयार करो जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए यार, राइट। और ऐसे मेजर्स, ऐसे उपाय लेकर आओ जिससे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो जल्द से जल्द शिफ्ट हो पाओ। तो ये सब चीजें हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अंदर, ये हम लोग को देखने को मिली है। तो ये चीज है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अंदर। तो याद रखना, IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ये वाली चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी, राइट। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं IREA के बारे में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। कौन सी एजेंसी है? रिन्यूएबल एनर्जी। किस पर काम करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर। सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका गठन हुआ था जनवरी 2009 में जर्मनी बॉन के अंदर इसका गठन हुआ था। इसके 167 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और इंडिया जो है वो 77th फाउंडिंग मेंबर है IRENA की। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को अबू धाबी UAE के अंदर देखने को मिलता है। और स्टेट ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, यानी कि हमारा क्या स्टेट है आज की डेट में, हम किस स्तर पर है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में। तो अगर हम बात करें 30 नवंबर 2021 तक के डेटा की, तो 30 नवंबर 2021 तक हमारी जो कैपेसिटी है वो 150.54 गीगावाट की है, जो हमने अचीव कर ली है। 150.54 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, जिसमें सोलार कैपेसिटी हमारी 48.55 गीगावाट, विंड कैपेसिटी 40.03 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी 40.83 गीगावाट, बायो पावर कैपेसिटी 10.62 और लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी 46.51 गीगावाट। अब देखिए आपको करना क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमारी कैपेसिटी है आज की रेट में अराउंड 150 है, इतना लिख सकते हैं, या 150 गीगावाट से ज्यादा है, बस सिर्फ इतना लिखो, बाकी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। और हमारी न्यूक्लियर बेस की, न्यूक्लियर के माध्यम से जो क्लीन एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 6.78 गीगावाट है, राइट। और इंडिया 4th लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी वाली कंट्री है। विंड पावर कैपेसिटी की इतना जो है वो हम जो है वो मतलब भारी मात्रा में विंड का जो है वो उपयोग जो है वो कर सकते हैं, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं और इससे हमारा टोटल नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 157.32 गीगावाट हो जाएगा, जो कि 40.1% है टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का।
जो 392.01 गीगावाट है। तो जितनी हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, अगर हम विंड पावर का फुल पोटेंशियल से उपयोग करते हैं तो 40% आज की रेट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं उसका 40% हम विंड एनर्जी के एक लौता सिर्फ विंड एनर्जी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए। तो आपको तो मेंस के आंसर में लिखना है कि इंडिया को पूरी तरह से जो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी अच्छी है, राइट, इतनी सही पोजीशन पे हम कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। सूर्य हमारे यहाँ 12 महीने रहता है, राइट, सूरज 12 महीने रहता है। हमारे यहाँ विंड जो है वो अच्छी खासी चलती है काफी सारी प्लेसेस के अंदर, राइट, काफी सारी जगहों पे। हमारे पास कितनी सारी रिवर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिससे कि हम ये वाली जो हाइड्रो एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें जो है हमारे पास, तो उसका तो हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं अगर सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल जो है वो बन जाएगी 2070 तक, राइट। तो ये चीजें याद रखिएगा, 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री के तौर पर जो है वो आ जाएंगे, नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा हमारा एमिशन हमें 50% तक रिड्यूस करना है 2030 तक ही, ये हमारा टारगेट है कि 2030 तक ये टारगेट्स है हमारे, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है कि टारगेट पर इफेक्टिवली काम जो है वो नहीं किया जा रहा है, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज करेक्ट। बट ऐसा एकदम से भी नहीं लिखना है मेंस के आंसर पे कि नहीं किया जा रहा है। आप ये लिखना, ऐसा लिखने की जगह तो क्या होगा कि आप लिखोगे कि हमारे पास काम नहीं किया जा रहा है, तो वो नेगेटिव चला जाएगा। आपको क्या लिखना है अपने मेंस के आंसर पे, अच्छी एक लाइन बताता हूं मैं, हमें काम और तेजी से करना चाहिए, राइट। ये वाला शब्द ज्यादा अच्छा है, और चीज तेजी से करना चाहिए या फिर नहीं किया जा रहा। पढ़ने में कौन सा अच्छा लगेगा, और तेजी से ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि आप जो है वो अपना ऑफिसर वाला माइंडसेट लगाकर आप क्या चीज बोल रहे हो कि हमें और आगे बढ़ना। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो अपने आंसर्स में कि आपको एक ऐसी अप्रोच जो है वो दिखा रहे हो कि आप जो है वो आगे डेवलप करने के पर्पस के लिए आप खड़े हुए हो कि बढ़ना चाहिए आगे, आप मोटिवेट कर रहे हो। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि अरे यार काम ही नहीं हो रहा। कंप्लेन करता है कॉमन मैन, ऑफिसर का काम क्या होता है कि डेवलप करना, सोल्यूशन निकालना। तो ये स्ट्रेटजी अपने मेंस के आंसर में हमेशा रखना, राइट। इसके अलावा इंडिया की रैंक की बात करें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंक याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक टोटल 110 कंट्री में 87 थी, काफी कम रैंक थी हमारी, राइट। और ये दिया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और फिर इसके अलावा जो इनिशिएटिव है इंडिया के, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड वाला इनिशिएटिव, नेशनल सोलर मिशन, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, फिर सोलार पार्क स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड सोलार रूफटॉप स्कीम, नेशनल विंड सोलार हाइब्रिड पॉलिसी 2018, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो इतने सारे हमारे स्कीम्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने से रिलेटेड है। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत अच्छा मेंस का आंसर बहुत डिटेल में जो है वो आपको मिल भी गया होगा, काफी सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे। इनका उपयोग करो, मेंस की तैयारी आज से ही होती है, राइट।